हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको एवरीवन वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से समझ के पढ़ पाइएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। एवरीवन, इसमें देसी जनता को सभ्य बनाना यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अंग्रेज असभ्य मानते थे हिंदुओं को। ठीक। अच्छा एवरीवन, एक चीज बताइए, ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज हमें गंवार और जंगली क्यों कहते थे? अगर आपने कहीं भी सुना है या मूवी या कुछ भी देखा है, चाहे मतलब कहीं से भी सुना है, तो अंग्रेज हमें गंवार और जंगली ही मानते थे। जैसा कि हम लोगों ने आदिवासी के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा, तो उसमें भी असभ्य मानते थे। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा कि अंग्रेज हमें गंवार, असभ्य, जंगली क्यों कहते थे? ये थोड़ा ध्यान से सोच के बताइएगा। वो कहते थे हमें सभ्य बनाना है, लेकिन असल में वो क्या छीन रहे थे? हमें असभ्य बना के वो क्या छीनना चाहते थे और हमें सभ्य बनाना चाहते थे। ठीक है, में अंग्रेजों का कहना था कि भारत की जनता को सभ्य बनाना जरूरी है। ठीक है, वो स्कूल खोलते थे लेकिन अपनी भाषा और अपने विचार थोपते थे। ठीक है, वो हम लोग की भाषा और हम लोग का कुछ नहीं उसमें चलता था, उसमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी ही सब कुछ चलता था। तो वे स्कूल खोलते थे, अपनी भाषा और अपने विचार थोपते थे। वे चाहते थे कि हम वैसे सोचे जैसा वो सोचते हैं। लेकिन क्या ये सच्ची शिक्षा थी या फिर एक चाल थी? प्लीज कमेंट में बताइएगा। अंग्रेजों ने गुरुकुल और परंपरा शिक्षा को पिछड़ा बताया, ठीक है, और अपनी शिक्षा को आधुनिक कहा, जिसमें राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी शामिल थे। लेकिन असली सवाल यह है कि सभ्य का पैमाना कौन तय करेगा? वहां पे कोई ऐसा नहीं था बताने वाला कि सभ्य क्या चीज होती है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर पढ़िएगा तो ये चीज दिमाग में आएगा कि क्या अंग्रेज सच में हमें शिक्षित करना चाहते थे या वो सिर्फ हमारी सोच और हमारी संस्कृति पर कब्जा करना चाहते थे? कमेंट करके बताइए असली शिक्षा किसे कहेंगे आप। ठीक है, कमेंट में प्लीज लिखिएगा कि असली शिक्षा किसे कहेंगे आप। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या अपना स्कूल, अपना भाषा, क्या क्या संस्कृति में चेंजिंग लाए और क्या क्या काम किए हमारे लिए। वो चीज पढ़ते हैं कि क्या वो चीज हमारे लिए सही है या फिर हम लोग के लिए खराब साबित हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बुक से पढ़ना। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्रों पर विजय और आय पर नियंत्रित नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है और वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज के सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवाल पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज के नजर में शिक्षा क्या थी। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुआ है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित
हुए कि भारतीयों को कैसा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रत्ययवाद की परंपरा। प्रत्ययवाद यानी एवरीवन भारतीय ज्ञान को समझने की अंग्रेजों की एक कोशिश। ठीक है। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृति की बारीकियां, उसकी व्याकरण और सांस्कृतिक काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलबर्ग और नेथेनियल हॉलैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलबर्ग भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्य प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उसकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलबर्ग दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने और अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलीलें दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृति व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस के हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे प्रत्ययवादियों के कटु आलोचक भी थे।
पूर्व पूर्व की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्षवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजें का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। 1830 के दशक तक प्रत्यक्षवादियों का विरोध और तीखा हो गया था और थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इन आलोचनाओं से सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिस सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्षवादी ज्ञान पर सरकार पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृति को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने की रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेजों जैसे प्रत्यक्षवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप चरण का शिकार होते जा रहे हैं और अंधकारों के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्रत्यक्षवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और एवरीवन, प्रत्यक्षवादी ज्ञान उसे कहते हैं जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले, ठीक है, ज्ञान पुरुष शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। बोर्ड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों
के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोग में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के आवश्यक निपुणता पैदा कर सकते हैं। 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं एवरीवन। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में आ जाइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट पार्ट में यही चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इतिहास को इतने ही आसान भाषा में और सही से समझने के लिए। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि और अच्छे से समझाए, तो मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।